गुड मॉर्निंग क्लास। आज अपन हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अपन ने पहले ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ा है, 10th में सिविक्स का पढ़ा है, देन अपन अब हिस्ट्री का पढ़ेंगे। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इसमें उसने सपनों में एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। ठीक है, 1848 में क्या करा था, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक ने एक 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। उसमें उसने सपनों का एक संसार रचा था जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना हुआ था। इन श्रृंखला के पहले चित्र में देखे, चित्र फर्स्ट, इस फर्स्ट चित्र में आपको इस पिक्चर में दिख रहा है में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए। इसमें जो लोग हैं वो यूरोप के और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों में स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। मतलब वो अपने स्वतंत्रता की, अपनी फ्रीडम की वंदना करते हुए सभी अपनी कतार में लंबी लाइन में जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ था, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। उस दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। मतलब इनके पहले हाथ में क्या है, ज्ञानोदय है की मशाल है, और दूसरे हाथ में क्या है, अधिकारों का घोषणा पत्र है। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवकोश बिखरे हुए हैं। सारियू के कल्पनादर्श में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं। मतलब क्या है, प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश होकर संस्थानों में ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं और कल्पनादर्श यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं। मतलब अलग अलग राष्ट्र के लोग हैं जो अपने अपने समूहों में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। जिससे मतलब जो इतने सारे लोग हैं उनकी पहचान किससे होती है, उनके कपड़ों से, और राष्ट्र जो उनकी पोशाक है, जो उनके जो भी मतलब उनकी पोशाक होगी, जो उनके कपड़े होंगे, जो मतलब जैसे आप अपने अलग, जैसे अपनी स्कूल ड्रेस होती है तो अपनी पहचान अपनी स्कूल ड्रेस के हिसाब से होती है। इस तरीके से इन लोगों की पहचान उनकी जो पोशाक ये लोग पहने हुए होते हैं उससे होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो अब तक राष्ट्र राज बन चुके थे। फ्रांस, जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडे थामे हैं। किसके पीछे? इन लोगों के पीछे कौन है? जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हुए हैं। यह दिलचस्प है कि जिस समय सारियू ने अपनी छवि निर्मित की, जर्मन लोग अब तब तक के एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वे थामे हुए हैं वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों में अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों में एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, दो सिसिलियों की राजशाही, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। मतलब इनके पीछे कौन कौन से? इन सारे देशों के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह है, संत और फरिश्ते इन दृश्य में नज़र जमाए हुए हैं। मतलब ऊपर स्वर्ग से मतलब आपको ऊपर आसमान से इसमें बताया गया है पिक्चर के हिसाब से कि जो ये देखिए आपको ईसा मसीह दिख रहे हैं, ईसा मसीह, संत दिख रहे हैं, फरिश्ते दिख रहे हैं, ये सब अपनी नज़र जमाए हुए हैं। ठीक है। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक प्रारूप में किया है। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल किस हिसाब से करा है? दुनिया के राष्ट्र के भाईचारे के प्रतीक के रूप के हिसाब से किया है कि मतलब वो लोग भी अपने साथ है, वो लोग भी अपने हिसाब से अपने पे ध्यान दे रहे हैं, फरिश्ते के हिसाब से हम पे नज़र रखते हैं। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सारियू ने चित्र 1 में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसमें यूरोप की राजनीति और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इस परिवर्तन के अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज का उदय हुआ।
यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एवं केंद्रीय शक्ति की थी, लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। साझेपन की ये भावना अनंत काल से नहीं थी, यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है इस अध्याय में कि हम 19वीं सदी में जो जो भी हुआ है, जो भी राष्ट्रवाद हुआ है, उस पर हम इस पर नज़र डालेंगे। तब हम इसका सबसे फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। मतलब फ्रांसीसी फ्रेंच में क्या क्या रेवोल्यूशन हुए तो उसके क्या क्या राष्ट्र के विचार रहे। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। ये सब ध्यान रखना, जो भी मैं आपको इम्पोर्टेंट बोलती हूँ, जो भी मैं आपको 2 बार रिपीट करके बोलती हूँ, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आपको याद होगा कि 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का अधिपत्य था। मतलब संपूर्ण जमीन पर एक राजा का हक था, मतलब निरंकुश अधिपत्य था, मतलब एक वो हक जमाए बैठे हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गए। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों के द्वारा राष्ट्र का गठन होगा। मतलब रेवोल्यूशन के बाद में ये घोषणा हुई थी कि अब जो राष्ट्र है उनका पूरा ग्रुप में गठन होगा और वही उनकी नियति को, मतलब वही उनके आगे क्या होना चाहिए, किस हिसाब से होना चाहिए, उनकी नियति को तय करेंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने एक ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचार ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त हुए। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा, तिरंगा, ट्राई कलर चुना गया। मतलब एक नया झंडा 3 कलरों का चुना गया, जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली। जो पहले मतलब जो वहाँ पर झंडा था, तो वहाँ पर जब दूसरा झंडा चुना गया तो उसने क्या करा, जो पहले का राजध्वज था उसकी जगह ले ली। मतलब उस जगह पर उस झंडे को बोला गया, मतलब नाम दिया गया। इंस्टेंट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया। मतलब जो पहले उसका नाम था, सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा जो, मतलब पहले जो नाम था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, नेशनल असेंबली कर दिया गया था। नई स्तुतियाँ रची गई थी, मतलब नए नए जो भी अपने लॉज थे वो रचे गए, शपथें ली गई थी, बहुत सारे मतलब शपथ ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग पर अपनी पूरी ज़मीन में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान एक जैसे कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए, जो भी मतलब इधर उधर के फालतू के टैक्स थे, जो भी शुल्क थे वो सब समाप्त कर दिए थे और भार तथा नापने का एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्र बोलियों की प्रोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी, वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। मतलब पेरिस में फ्रेंच भाषा बोली जाती थी और वही लिखी भी जाती थी और वही वहाँ की राष्ट्रभाषा भी बन गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, पेरिस में फ्रेंच भाषा बोली जाती है और लिखी भी जाती है और वही वो की राष्ट्रभाषा भी है। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त करवाए। मतलब उनका सबसे मेन लक्ष्य क्या था कि वो यूरोप को निरंकुश जो भी शासक जो भी राज कर रहे हैं इनसे मुक्त करवाए। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाएं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियां और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। क्रांतिकारी युद्ध के शुरू होने लगे और साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं जो थी वो राष्ट्रवाद के विचार पे विदेश में जाने लग गई थी। मतलब जो बाकी की आर्मी थी वो सब कहाँ हो गई थी, विदेश जाने लग गई थी।
राष्ट्रवाद सेनाएं जो थी इन सब के चक्कर में वो विदेश जाने लगी, जो भी ये युद्धों के कारण। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहाँ उसने एक ऐसे सुधारों की शुरुआत करी जिसमें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उनके क्रांतिकारी सिद्धांत का समावेश किया गया ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। 1804 में नागरिक संहिता, जैसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम पर जाना जाता था, 1804 में नागरिक संहिता को आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता था। वे जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए थे। उसमें उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया, मतलब जो भी संपत्ति थी, जो भी अपनी प्रॉपर्टीज थी, है ना, उन सबको सुरक्षित बनाया। इन संहिता में फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन की प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया। सामंती व्यवस्था को खत्म किया, जो भी मतलब सामंती व्यवस्था थी उनको क्या करा, खत्म करा, और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति करवाई। जो भी उनकी मतलब ज़मीन पे लोग टैक्स ले रहे थे, जो भी मतलब उन्हीं की ज़मीन पर उन्हीं का काम कर रहे थे, उसके बाद भी उन लोगों से टैक्स ले रहे थे, इन सब से उनको मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों की श्रेणी संघों में नियंत्रणों को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्था को भी सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों को, नए उद्योगपतियों को नई नई आज़ादी मिली। नई नई आज़ादी उन लोगों ने मतलब फ्रीडम्स मिली। उद्योगपति और ख़ास तौर पर सामान रखने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भार तथा नाप में एक राष्ट्रीय मुद्रा के इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थीं। शुरुआत में अनेक स्थान जैसे हॉलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है और साथ में कई शहर जैसे ब्रसेल्स है, मेंज है, मिलान है और वारसा है, इनमें फ्रांसीसी सेनाओं की स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। इन लोगों का मतलब अच्छी तरीके से स्वागत किया गया। मगर ये शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। उन लोगों ने मतलब इनका जो मतलब इतना अच्छा उत्साह था इन लोगों को, इतने अच्छे से इन लोगों ने मिलान करा था, इन लोगों को तोहफे दिए थे, इन लोगों का इसे इतनी अच्छी तरीके से जो भी स्वागत किया गया था, वो बहुत ही जल्दी अपनी दुश्मनी में कन्वर्ट होने लगा, मतलब बदलने लगा। नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता का अनुरूप नहीं थी। बढ़े हुए कर, जो मतलब इतने बड़े बड़ा इनने टैक्स थे, जो सेंसरशिप थे, और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रांस की जो सेना थी, उनने ज़बरदस्ती भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तन से मिले फ़ायदों से कहीं ज़्यादा नज़र आने लगे। मतलब जो इनके बढ़े हुए टैक्स थे, जो सेंसरशिप थी, ये सब चीज़ें जो इनने ज़बरदस्ती इतनी सारी बढ़ा रखी थी, ये सब चीज़ें भी उनके सामने आ रही थी। तो ये अपना फर्स्ट पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है, जिसमें अपन ने नेपोलियन के बारे में और 1804 में क्या हुआ, और उसके बाद में इन लोगों ने किस किस चीज़ों पर टैक्स बढ़ाए और किस तरीके से मतलब इन लोगों ने फ्रांस के लोगों को मतलब परेशान कर रखा था। फ्रांसीसी क्रांति में क्या क्या हुआ ये पढ़ा। अब अपन इसका नेक्स्ट सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, मतलब निर्माण कैसे हुआ। पहले तो अपन ने उसका उदय पढ़ा, राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, उसका निर्माण कैसे हुआ। अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज हैं, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड के रूप में जानते हैं। वे तब राजशाहियों, डचियों, डचीज और कैंटून्स में बटे हुए थे, जिनके शासकों को स्वयं क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग भी रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति के भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते रहते थे। जो वहाँ के लोग थे वो अक्सर क्या करते थे, अलग अलग भाषाएं बोलते थे, और विभिन्न जातीय समूह के बहुत सारे मतलब अलग अलग जाति के और अलग अलग समूह के सदस्य भी थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों पर जनसमूह को जोड़कर बना था। इसमें एल्प्स के टिराल, ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया में शामिल था,
जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। जहाँ के जो कुलीन वर्ग थे उसमें कौन से जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा लोग थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लाम्बार्डी और वेनिशिया जैसे इटालवी भाषा प्रांतीय में शामिल थे। हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे। जो हंगरी देश था उसमें आधे लोग क्या बोलते थे, मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे, मतलब विभिन्न दूसरी बोलियों का इस्तेमाल करते थे, दूसरी भाषाएं बोलते थे। गालिसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। मतलब जो गालिसिया देश था उसमें कुलीन वर्ग के लोग क्या थे, पोलिश भाषा बोलते थे। इन प्रभावशाली समूह के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य के सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे। जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्वेलक और कार्नियोला के स्लोवेन्स, दक्षिण के क्रोएट और तथा पूरब की तरफ ट्रांसवेलेसिया में रहने वाले रोमन लोग। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ाया देने वाला नहीं था। इस तरह तरह के समूह को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा। अब अपन को ये पढ़ना है कि राष्ट्रवाद और जो राष्ट्र राज्य के विचार थे वो किस तरीके से चेंज हुए, कैसे उभरे। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन के मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप के सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। ठीक है, जो कुलीन वर्ग था वो यूरोपियों के महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। ग्रामीण मतलब जो गांव के इलाके थे वहाँ पर जायदाद, और शहरी की जो हवेलियाँ थी वहाँ के क्या थे, मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वो फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। जब वो राजनीतिक पॉलिटिकल कार्य करते थे और जो उच्च वर्ग के बीच जो भी काम करते थे, जब वो फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों में आपस में जुड़े होते थे, मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। मतलब जो इस तरीके से, मतलब इनमें लोगों की संख्या के लिहाज से ये एक छोटा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। जनसंख्या मतलब इतनी सारी जो भी इनकी जनसंख्या थी, उनके जो अधिकांश लोग थे, जो ज़्यादा लोग थे वो किसान थे। पश्चिम में ज़्यादातर ज़मीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे। जो पश्चिम साइड थे, जो वेस्ट साइड थी, वहाँ पर ज़्यादातर ज़मीन पर जो किराएदार लोग थे वो क्या करते थे, खेती करते थे। जबकि पूर्व और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी हुई थी जिस पर भूदास खेती करते थे। पूरब में मध्य यूरोप में जो भूमि थी वो विशाल जागीरों में बटी थी जिस पर वो खेती करते थे। कुलीन वर्ग और नया जो मतलब मध्य वर्ग है उसके विषय में पढ़ रहे हैं। ठीक है, पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्य वर्गों का उदय हुआ जिनके अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ था, मतलब 18वीं सदी में। ठीक है, औद्योगिकरण जो भी था उनके दूसरे भाग में आरंभ हुआ था, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्से में यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ। मतलब फ्रांस और जर्मनी के कुछ हिस्से जो बच गए थे वहाँ पर ये 19वीं शताब्दी में ही हुआ, उस टाइम ही हुआ। मतलब थोड़े टाइम 18वीं सदी में बाकी जगह तो हो ही गया था, पर जहाँ पर बचा था जर्मनी और फ्रांस के हिस्सों में वहाँ पर 19वीं सदी में हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग के उद्योगपति, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र में लोगों से बने। मध्य और पूर्वी यूरोप के इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन विशेष अधिकारियों को समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार को लोकप्रिय हुआ। अब अपन पढ़ते हैं उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। मतलब जो उदारवादी राष्ट्रवाद था उसके क्या मायने थे। यूरोप में 19वीं सदी की शुरुआती दशकों के राष्ट्र एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े हुए थे। उदारवाद यानी क्या होता है, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं उदारवाद। शब्द लैटिन भाषा के मूल लैटिन भाषा लिबर पर आधारित है जिसका अर्थ है आज़ाद। क्या होता है लिबर्टी, मतलब आज़ाद।
नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोड़ देता था जो सहमति से बनी हो, मतलब जो सबकी इच्छा से, जो सबके लोकतंत्र के हिसाब से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक के पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार मतलब होता है सफरेज के पक्ष में था। आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहाँ मत देने के लिए चुने गए अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। मतलब वहाँ पर भी यही था कि जो संपत्ति वाले लोग होंगे, पुरुष जो होंगे, जिनके पास बहुत पैसा होगा, जो टैक्स देते हैं अच्छी तरीके से, वो ही उनको ही अधिकार था और उन्हीं को ही ये वोट देने का अधिकार दिया गया था। जो संपत्ति विहीन पुरुष हैं, जो भी महिलाएं हैं, उन लोगों को ये अधिकार से वंचित रखा गया था। उन लोगों को ये अधिकार नहीं दिया जाता था। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय पर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त हुआ था। जब जैकोबिन का समय चला था, जब वो यहाँ पर आया था शासन करने के लिए, तो उस समय पर सभी पुरुषों को अधिकार मिला था वोट देने का। मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस आई और उसने महिलाओं के अवश्य के दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाएं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन बहुत सारे चलाए थे। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी। आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों में अनगिनत छोटे प्रदेश, जो 39 राज्य थे, वो एक महासंघ बना। मतलब वो एक पूरा एक महासंघ बना। मतलब जैसे 39 राज्य थे तो वो एक पूरा एक देश बना। 1833 में हेम्सबर्ग और न्यूरेबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले जो भी व्यापारी थे, वो 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। मतलब उन्हें 11 ऐसे टैक्स वाले, जो बोलते हैं ना टोल टैक्स आ गया, ऐसे 11 जो थे जहाँ पर टैक्स लगता था, सीमा शुल्कों से उनको गुजरना पड़ता था। 11 ऐसी जगह पर रुकना पड़ता था जहाँ पर उन्हें पैसे देने पड़ते थे, शुल्क देना पड़ता था। और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। ठीक है, मैंने आपको बताया इसे कि हर बार कितना 5% उनको सीमा शुल्क देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। शुल्क क्या था? अक्सर जो भी वस्तु का जो भी वजन रहता था, जो भी उनके सामान है उसका जो वजन रहता था, उसके अनुसार उनसे पैसे लिया करते थे। क्योंकि हर क्षेत्र को अपनी नापतोल व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में समय लगता था। मसलन कपड़े को नापने को पैमाना एले थे, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती थी। अगर एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाए तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता, मेंज में 55.1 सेंटीमीटर, न्यूज़बर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्राईबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर मिलता था। ठीक है, अगर एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में ख़रीदा जाता था तो वहाँ पर 54, एक आपको याद रखना, मेंस में 55, न्यूरोबर्ग में 65 और फ्राईबर्ग में 53 सेंटीमीटर मिला करता था। नए वाणिज्य वर्ग ऐसी परिस्थितियाँ और आर्थिक विनिमय और विकास के बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था जहाँ वस्तुएं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जोलेविरीन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हुए थे। इस संघ में शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया। इस संघ में क्या हुआ था? जो भी सारे टैक्स थे उनको समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जिससे उनसे पहले 30 के ऊपर थी। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई। रेलवे के डिपार्टमेंट ने क्या करा? अपनी गतिशीलता बढ़ाई। आर्थिक हितों, इकोनॉमिक्स जो भी थी, इकोनॉमिक्स जो भी मतलब मैनेजमेंट थे, उन्हें एकीकरण को सहायक बनाया। उस समय पनप रही व्यवस्था राष्ट्रवादी भावना को एक आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। मतलब उस टाइम उन्होंने आर्थिक राष्ट्रवाद, जो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन थी, उससे क्या करा? स्ट्रॉन्ग करा।
1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद, 1815 के बाद फिर एक नया रूढ़िवाद आया। तो क्या हुआ था देखते हैं अपन आगे। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारों की रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थिति पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति, परिवार को बनाए रखना चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। वह राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकते थे। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था और बुधासत्व की संपत्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों की शक्ति प्रदान कर सकते थे। मतलब उनने ऐसा सोच रखा था कि जो भी उनकी पारंपरिक राजतंत्र जैसी मतलब जो भी मजबूत बनाने में सक्षम है और वो राज्य उनकी ताकत बनता जा रहा था और कारगर मजबूत बना सकता था। ऐसे में उनने आधुनिक सेना, जो नौकरशाही, गतिशील, ये सब अर्थव्यवस्थाएं जो भी थी उनको निरंकुश कर दिया था और उन्हें शक्ति प्रदान कर सकते थे। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रेलिया जैसी यूरोपीय शक्तियाँ जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, मतलब ब्रिटेन ने, रूस ने, प्रशा ने, है ना, और ऑस्ट्रेलिया ने, यूरोपियों ने, इन लोगों ने क्या करा था, मिलकर सब नेपोलियन को हराया था। क्या गतिनिधि यूरोप मतलब इन सारे लोगों ने नेपोलियन को मिलकर हराया कि सबको मिलकर हराया था। के प्रतिनिधि में यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। इस सम्मेलन कांग्रेस की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक मैट्रिक ने की थी। इस सम्मेलन की मतलब इस कांग्रेस की जो मेजबानी थी वो किसने करी थी? चार्लेक ने की थी। ध्यान रखना, नाम ध्यान आपको मतलब आएगा तो आपको याद होना चाहिए। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि, ट्रीटी ऑफ वियना तैयार किए, जिनका उद्देश्य उनकर सारे बदलावों को ख़त्म करना था जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश की सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। मतलब फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया था जिन पर कब्जा नेपोलियन के उसने अधीन किया था। फ्रांस के सीमाओं पर कई राज्य कायम थे ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। अतः उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया। मतलब नॉर्थ साइड में क्या होता है, नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया जिसमें बेल्जियम भी शामिल था और उन्हें दक्षिण में पीडमोंट में जेनोआ जोड़ दिया था। पीडमोंट में जेनोआ जोड़ दिया था। प्रशा की उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रेलिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। ऑस्ट्रेलिया को क्या दिया था? नॉर्थ में इटली का नियंत्रण सौंप दिया था। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया, जबकि प्रशा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। इन सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन की बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था निरंकुश थी। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। मतलब उन गतिविधियों को वो लोग दबा रहे थे जो सरकार पे सवाल उठाती है। इन सारी चीज़ों को वो दबाने की कोशिश कर रहे थे जिससे सरकार पे कोई सवाल ना उठे। ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए जिनके उद्देश्य अखबारों में, किताबों में, नाटकों में, गीतों में, इन सब पे नियंत्रण लगाना था, जिनको फ्रांसीसी क्रांति ने जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया जो एक मुख्य था, प्रेस की आज़ादी, है ना। एक मुख्य मुद्दा क्या था इनका? प्रेस की आज़ादी। आगे पढ़ते हैं अपन 2.4 क्रांतिकारी।
1815 के बाद वर्षों में दमन के भय में एक अनेक उदारवादी और राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने वाले विचारों का एक प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन बहुत सारे उभर आए थे। उन समय क्रांतिकारियों ने होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करा जो विरह कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारियों के लिए ज़रूरी था। ज़्यादातर क्रांतिकारी जो थे वो राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के लिए संघर्ष में अनिवार्य हिस्सा मानते थे। ऐसे ही वो व्यक्ति थे जो इटली का क्रांतिकारी जूसेपी मोत्सिनी, उनका जन्म कब हुआ था? 1807 में जेनुआ में हुआ था। किनका? जूसेपी मोत्सिनी का। और वह कार्बोनारी का गुप्त संगठन के सदस्य बन गए। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात उन्होंने 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों के समान विचार रखने वाले युवा भी थे। मोत्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी, अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के लिए पैबंद की तरह नहीं रह सकता था। उसे छोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन और अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति पर आधार हो सकता था। उसने इस मॉडल को देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड के गुप्त संगठन भी कायम किए। मतलब उसने क्या करा था क्रांतिकारी में, टॉपिक में हमको ये बताया गया है कि उसने अपने नए नए क्या करे, इनको सबको देख के दूसरे लोगों को जो भी मतलब स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इन लोगों को देखकर उसने भी अपना राजतंत्र कायम करे। और 1800 इसमें मेन था जो ज्योतिषी मोत्सनी थी, उसने 2 बनाए थे। 1807 में उसका जन्म हुआ था। उसके कार्बोनरी के संगठन थे। 24 साल की अवस्था में पहला था, उसके 2 संगठन थे। पहला था मोर्सेई और दूसरा कौन सा था? बर्न में यंग यूरोप। ये सब इसमें इम्पॉर्टेंट था। अब अपन इसका 3rd पार्ट पढ़ते हैं। क्रांतियों का युग 1830 से 1848 के बीच की बात है। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश करी, यूरोप ने अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवादों की क्रांति को जोड़े बनाए रखा था। इटली और जर्मनी के राज्य जो थे, ऑटोमन साम्राज्य, सूबे आयरलैंड और पोलैंड, ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी और राष्ट्रवादी ने किया, जो शिक्षित मध्य वर्ग विशिष्ट लोग थे। जो शिक्षित मतलब जो मीडियम लोग थे, उन लोगों ने इसका राष्ट्रवाद चालू करा। जो मध्य वर्ग के लोग थे, मतलब ना ज़्यादा अमीर थे और ना ज़्यादा गरीब थे। इनमें प्रोफेसर थे, स्कूल के अध्यापक थे, क्लर्क थे, वाणिज्य व्यापार वाले थे लोग, जैसे मध्य वर्गों के लोग शामिल थे। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई में 1830 में हुआ। जो प्रथम विद्रोह हुआ था, जो प्रथम फर्स्ट वार हुआ था, जिसको अपन इसको विद्रोह को इंग्लिश में बोलते हैं वार। जो फर्स्ट वार हुआ था वो 1830 में हुआ था। बुर्बो राजा, जिन्होंने 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था, उन्होंने अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। उनकी जगह पर उन्हें एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। उन्होंने क्या करा था? एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित करा था, जिसका जो अध्यक्ष था वो कौन था? लुई फिलिप था। मेटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी भी की थी कि जब फ्रांस छींकता था तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता था। उन्हें मतलब एक टिप्पणी, एक बोलते हैं ना, एक शॉर्ट नोट तरीके से एक ऐसे ही बताया था कि जब फ्रांस जो था वो छींकता था तो बाकी जो यूरोप वाले थे उनको सर्दी जुकाम हो जाता था। जुलाई क्रांति में ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया था। जुलाई क्रांति से मतलब क्या हुआ था? ब्रसेल्स में भी विद्रोह झगड़े भड़क गए थे, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। उसी टाइम पर क्या हुआ था? यूनाइटेड जो किंगडम था वो नीदरलैंड से अलग हो गया था। एक घटना जिसने पूरे यूरोप को शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, वही थी यूनान की स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं सदी के यूनान में ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हुआ। जो आज़ादी का जो उनका संघर्ष था वो कब स्टार्ट हुआ? 1821 में आरंभ हुआ। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ
पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों में भी समर्थन मिला जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों को और कलाकारों ने यूनान के यूरोपियों में सभ्यता का पालन बताकर प्रशंसा की और एक नई मुस्लिम साम्राज्य की विरुद्ध यूनान संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंग्रेज के जो कवि थे लॉर्ड बॉयरन, अंग्रेज कवि है जिनका नाम है लॉर्ड बॉयरन, ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध भी लड़ने के लिए गए। जब 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई, 1824 में इनकी लॉर्ड बायरन की बुखार से क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अतः 1832 की कुस्तु नीतियों की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी थी। रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई। कला, काव्य, कहानियाँ, किस्से और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग किया। आइए हम रूमानीवाद को देखें, जो एक जैसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। आमतौर पर रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की और उसकी जगह भावनाएं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। एक एकत्र और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक था। स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्र संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था, जिनमें से अधिकार एक निरक्षर थे। यह खास तौर पर पोलैंड पर लागू होता था, जिसका 18वीं सदी में अंत रूस, प्रशा और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी शक्तियां, ग्रेट पावर्स, ने विभाजन कर दिया था। यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्र भूक्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई। मसलन कैरोल कुर्पिसिपी ने राष्ट्रीय संघर्ष को अपने ऑपेरा के संगीत में गुणगान किया और पोलेनेस और माजूरिका जैसे लोकनृत्य को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। मतलब क्या करा था कि रूसी ने कब्जे के बाद में पोलिश भाषा सारे स्कूलों से हटाकर बलपूर्वक, मतलब अपनी अड़बाजी के कारण हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन में लाद दिया। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। इससे अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवाद विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया। चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया था। रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया, क्योंकि उन्हें रूसी भाषा का प्रचार करने के लिए इनकार कर दिया था। मतलब उन्हें कहाँ भेज दिया था? साइबेरिया भेज दिया था। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखे जाने लगी थी। भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। 1830 का दशक यूरोप में भारी कठिनाइयाँ लेकर आया। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई। ज़्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वाले जो भी थे, उपलब्ध रोजगार से भी अधिक थे। ग्रामीण क्षेत्रों में जो थे वो आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लग गए थे। नगरों में लघु उत्पादकों के अक्सर इंग्लैंड में आयोजित जो मशीन से बने सस्ते कपड़े से कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण का स्तर महाद्वीप से भी ऊंचा था। महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज़्यादा झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि उसका उत्पादन मुख्यतः घरों और
छोटे कारखानों में होता था और केवल आंशिक रूप से ही मशीनीकृत था। यूरोप के उन इलाकों में जहाँ कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषक समान्ति शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए थी। खाने पीने की चीज़ों के मूल्य बढ़ने लगे थे, किसी भी वर्ष फसल खराब होने लग गई थी, गाँवों में व्यापक गरीबी फैलती जा रही थी। में एक ऐसा 1848 ऐसा ही एक वर्ष था। खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के जो लोग थे वो सड़कों पर उतर आए। जगह जगह वो विरोध करने लग गए और उन्हें लुई फिलिप के भागने पर मजबूर किया गया। राष्ट्रीय सभा जो नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुष को वोट देने का अधिकार दिया, मत देने का अधिकार दिया और काम के अधिकार की गारंटी भी दी। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्र कारखाने भी बहुत सारे स्थापित किए गए। इससे पहले 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़े लेते थे, परंतु दाम बहुत ही कम थे उसके। कपड़े मतलब जो वो लेते थे कच्चा माल लेकर और वापस कपड़े लेते थे, उनके दाम बहुत ही कपड़ों के कम थे। इन गांवों में 18,000 आबादी वाले सूती कपड़ा बुनने की व्यवस्था सबसे व्यापक है। श्रमिकों की हालत खस्ता है। काम के लिए बेताब लोगों का फ़ायदा उठाकर ठेकेदारों से बनवाए जाने वाले माल की कीमतें गिरा दी थी। मतलब इनसे काम इतना ज़्यादा लिया जाया करता था, इतना ज़्यादा लिया जाया करता था। उसके बाद में जो इनको पैसे हैं ना वो इतने कम दिए जाते थे, जैसे मतलब कि काम तो दिन भर का करा दे और पैसे दिए जैसे 2 रुपये 5 रुपये इस तरीके से। 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली और 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदार की कोठी पहुंची। 4 जून को दोपहर में 2 बजे जो भी ये सब लोग काम करते थे, इनकी भीड़ अपने घरों से निकली और कहाँ पहुंची? ठेकेदार की कोठी पर पहुंची। वे ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे, मतलब वो ज़्यादा बोल रहे थे कि हमको पैसे ज़्यादा चाहिए, इतने कम पैसे में हम काम नहीं करेंगे। उनके साथ कभी घृणा का भी व्यवहार किया गया तो कभी धमकियाँ भी दी गई थी। इन बुनकरों के साथ में क्या करा था, मतलब जो ये काम करते थे उनको कभी धमकी दे देते थे, कभी इनके साथ घृणा का व्यवहार करते थे। इसके बाद ये भीड़ घर में जबरदस्ती घुस गई और चमचमाती खिड़कियां, फर्नीचर, जो चीनी मिट्टी की बनी जो भी नफीस चीज़ें थी उन सबको तोड़ दिया एवं अन्य घुटकर भंडार घर में घुस गए और कपड़े के भंडार को लूट कर उसे तार तार कर दिया। मतलब सारे कपड़े फाड़ दिए मतलब वहाँ पर और सब बेकार कर दिया। ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस के गाँव भाग गया। जो ठेकेदार था वो क्या कर रहा था, पड़ोस के गाँव भाग गया अपने परिवार के साथ। ऐसे व्यक्ति को उस गाँव ने शरण देने से इनकार कर दिया। वह 24 घंटों के बाद सेना को बुलाकर उसकी मदद से लौटा। इसके बाद जो टकराव हुआ उसमें 11 बुनकरों की मतलब इसके बाद जो टकराव हुआ तो उसमें जो 11 जो ये लोग काम करते थे, इतने जो पैसे कमाते थे इतनी मेहनत से, उसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी गई थी। मतलब इन लोगों ने इतना करा, उसके बाद में वो लोग तो वहाँ से भाग गए थे। 24 घंटे बाद वहाँ से उन लोगों ने क्या करा, सेना बुला ली और उसकी मदद से वो वापस लौटा। मतलब जो यहाँ से ठेकेदार चले गया था ना, उसने 24 घंटे बाद, एक दिन बाद वहाँ से सेना लेकर आया, उसकी मदद से लौटा और यहाँ से कम 11 बुनकरों को तो उसी वक्त गोली मार दी। 1848 में उदारवादियों की क्रांति। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीब, बेरोजगारी, भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उनके समांतर पढ़े लिखे मध्य वर्गों की एक क्रांति भी हो रही थी। फरवरी 1848 की घटना से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों के सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित था। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी है, इटली है, पोलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, साम्राज्य, यहाँ के जो उदारवादी मध्य वर्गों के जो स्त्री पुरुष थे वो भी संविधान की मांग को लेते हुए राष्ट्र एकीकरण की मांग से जोड़ने लगे। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद ने अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई थी। यह कहाँ पर हुई थी? सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई थी।
उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया था। इस राष्ट्र की जो अध्यक्षता एक ऐसे राज्य को सौंपी गई जिसमें संसद का अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने एक प्रशा के राज्य फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनने का पेशकश की तो उसे अस्वीकार कर उन राज्यों के साथ दिया गया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। जहाँ कुलीन वर्ग और सेना के भी विरोध जो थे वो बढ़ गए थे, वहीं संसद का जो सामाजिक आधार था वो कमज़ोर हो गया था। संसद में मध्यम वर्गों के जो लोग थे वो अधिक से अधिक मजदूर थे, जो कारीगर थे उनने भी बहुत विरोध करा था, जिससे वो उनके समर्थन खो बैठे और अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हो गए। अंत में क्या करा उन लोगों ने, आर्मी को बुला लिया और असेंबली क्या हो गई, पूरी भंग होने मतलब बिखर गई, उस चीज़ पे मजबूर हो गई। उदारवादी आंदोलन जो हुए वो अंदर महिलाओं के राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था। हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्याओं में महिलाओं के सक्रिय रूप ने भाग लिया था। मतलब वर्षों से, बहुत सालों से महिलाएं भी इन सब चीज़ों में इन सब लड़ाइयों में भाग ले रही थी। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन अलग अलग स्थापित कर लिए थे, अखबार शुरू करे थे, राजनीतिक बैठकों के प्रदर्शन में शिरकत की। इसके बावजूद उन्होंने असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया। जब सेंट पॉल चर्च ने फ्रेंकफर्ट संसद की सभी आयोजित की गई थी तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों में हैसियत के दर्शक दीर्घों में खड़े होने दिया। हालांकि रूढ़िवादी ताकतें जो 1848 में उदारवादी आंदोलन को दबा पाने में कामयाब हुई थी, किंतु वे पुरानी जो व्यवस्था थी वो क्या हुई थी, बहाल नहीं कर पाई थी। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया था कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता है। अतः 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी जो यूरोप थी वो निरंकुश राज शहरियों में उन परिवर्तनों को आरंभ किया गया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले ही हो चुकी थी। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों को रूस में बुधासत्व और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी थी। हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की। हालांकि इससे निरंकुश मैग्यारों के जो प्रभुत्व का रास्ता ही साफ हो गया था। यहाँ पर आपका ये पूरा 3rd पार्ट कंप्लीट होता है। अब जो आपका 4th पार्ट है ये पूरा 5th पार्ट है एंड 6th पार्ट थे, अपन पूरा नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है, तो आई होप आप लोगों को मतलब नॉर्मली जो ये मैंने पहले यूरोप का राष्ट्रवाद का उदय पढ़ाया, फिर निर्माण पढ़ाया, ये सब कुछ समझ में आया होगा। ये एक स्टोरी बेस्ड है। जब फ्रेंच में रेवोल्यूशन हुआ था, मतलब बिल्कुल एकदम से हड़कंप मच गई थी सब कुछ, जैसे अपने यहाँ पर कोरोना नहीं आया है इस तरीके से बिल्कुल नॉर्मल सी लाइफ जी रहे थे, और एकदम से ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ एकदम से मतलब गोलियाँ चलने लगी। किंग ने ऑर्डर दे दिए कि मतलब गोली चलेगी, तो उनने उनकी जो वो आर्मीज थी, मतलब जो सेना थी, वो सब उनके जो भी हथियार थे वो ढूंढने के लिए उन्हें इधर उधर गोली चलाने लगे, बिल्डिंगें तोड़ दी, ये सब करा। मतलब एकदम से क्रांतिकारी टाइप से पूरा रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। उस हिसाब से अपन ये पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसके पूरे 6 पार्ट है, तो अपन ने 3 पार्ट इसके कंप्लीट कर लिए। 3 पार्ट जो है अपन वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे जर्मनी और इटली का निर्माण कैसे हुआ वापस से, जर्मनी ने क्या क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा। ये एक स्टोरी बेस्ड है, तो आप इसको एक स्टोरी बेस्ड लीजिए, क्योंकि हिस्ट्री के चैप्टर्स ऑलरेडी बहुत बड़े होते हैं, ज्योग्राफी सिविक्स के छोटे होते हैं, इकोनॉमिक्स के भी इतने बड़े नहीं होते, बट हिस्ट्री के थोड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं। तो आप इसको एक स्टोरी बेस्ड लीजिए, तो आपको इंटरेस्ट भी पढ़ने में आएगा और क्वेश्चन आंसर्स तो आपको याद आराम से ईजिली हो जाएंगे, उसका टेंशन आप मत लीजिएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।